Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नए चैप्टर पे पहला लेक्चर लेकर के। तो 12th आपको याद रखना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर भी करें। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लेक्चर और बेस्ट करते चले जाएं। चलिए मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लूं जो अभी न्यू व्यूअर्स होंगे, जिन्होंने शायद आज पहली बार वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे हम लोग के चैनल का। तो बेटा हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इन 4 सब्जेक्ट का, या देखा जाए तो साइंस के कोर सब्जेक्ट के लेक्चर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि आप ये देखें, यहाँ पर एक ही चैनल पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट ईयर लॉन्ग सीरीज है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। दूसरी चीज कि आपके सिलेबस को फिनिश करने के बाद हम मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज जो हमारे फैकल्टी के टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आएगा एग्जाम में। तभी हम शायद जज कर सकते हैं कि हमने पूरे साल क्या पढ़ाया है और आपका रिजल्ट कैसा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को समय बिना गंवाए। तो चैप्टर हमारा चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उसका एक टॉपिक उठाया है हमने न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि बेस है ये आने वाले चैप्टर्स का। जैसे भी इसके बाद आप चैप्टर्स पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी करके, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वहां पर आप जब तक डीएनए को नहीं समझेंगे तब तक आप वहां की टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफी कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए। और साथ ही साथ जो हमें 11th में या 10th में पढ़ाया गया है कि ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, और काफी हम पजल रहे उसमें, बहुत कंफ्यूजन रही, वो कंफ्यूजन भी दूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात करूं आपसे कि इस चैप्टर का बेस क्या है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो बेस है वो बेस ये कहता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ के आए हैं और वहां पर इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था, the character which transfer from one generation to other generation is called genetic character। और बेटा जो एक प्रोसेस होता है ना ट्रांसफर का, ये ट्रांसफरेंस का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इनहेरिटेंस। क्या नाम देंगे? इनहेरिटेंस। ओके, चलिए हम उसी इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। फिर कहता है मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूल कौन से आधारित है, कौन से बेस है? इनहेरिटेंस का बेस है क्या? अरे जेनेटिक्स में मेंडल ने क्या पढ़ाया था, याद आ गया होगा आपको, टॉलनेस और डॉर्फनेस के बारे में, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड के बारे में याद आया। आखिर वो कैरेक्टर है क्या? आखिर वो कैरेक्टर है क्या? तो वो कैरेक्टर है आपके जीन्स के थ्रू दिए हुए, जिसे मेंडल फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। उसी फैक्टर को, वही तो बेस है हमारा, हम उसी बेस को जानने जा रहे हैं। आखिर बेस क्या था? आखिर मेंडल जी ने जो इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए, जिसके लिए उनको मरने के बाद भी नोबेल प्राइज दिया गया, आखिर वो किस बेस पे काम कर रहे थे? और उसी बेस को समझने के लिए हम समझने चालू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या था जो इनहेरिट होता था, यही हमें समझना है। तो जब आप ऐसा सीन करें ऐसे कि एक मूवी चल रही, बस एक कोई चीज का क्लाइमेक्स खत्म होने वाला है यार। वो क्लाइमेक्स ये था कि आखिर डीएनए, आखिर न्यूक्लियस के अंदर ऐसी चीज क्या है, आखिर क्यों सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक राज छिपा है और उस राज का पर्दाफाश करने चल रहा है आज हम लोग। तो चलिए बात आती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है क्या?
तो बात है बहुत पहले की, और मिलाते हैं उन शख्सों से, उन लोगों से जो महान आत्माएं थी जिन्होंने काफी संघर्ष किया, वो संघर्ष करके हमको कुछ बताया। क्या बताया? फ्रेडरिक माइखर जी से मुलाकात करिए। बहुत सी बुकें स्पेलिंग दूसरी लिख देती है, लेकिन याद रखिए FRIED, कई बुकें इसको लिखती हैं FREID, ठीक है? तो याद रखिए FRIDRICH, फ्रेडरिक MEISCH, माइखर आइडेंटिफाइड DNA एंड नेम्स इट न्यूक्लियन। तो मैं पहले इनकी शक्ल देख लीजिए, वैज्ञानिक कौन है, फिर मैं थोड़ा अपने स्टाइल में चीजों को बताऊंगा, जैसे बताता रहता हूँ। फ्रेडरिक माइखर जी, वॉटसन एंड क्रिक, मैरिस यानी विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम से ऐसा लगता है ऐसे मेल हो, लेकिन बेहद ही खूबसूरत लेडी है रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन सबने मिलकर के काम किया, लेकिन सबसे पहले फ्रेडरिक माइखर को क्यों रखा गया? वॉटसन एंड क्रिक कहां से चले आए? जब अगर डीएनए डिस्कवरी इन्होंने करी तो फिर इन्होंने क्या किया, और फिर ये लोगों ने क्या किया? तो सबकी एक एक कहानी है। पहले मैं आपको अपने स्टाइल में लेकर चलता हूँ। देखिए, बहुत पहले की बात है। फ्रेडरिक माइखर जी, नाम वहां पर लिख दिया है, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम कवर कर सकें अच्छे से लेक्चर में, इससे कि आपके लेक्चर बहुत लंबे हैं। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स पर हमारे उसके न्यूक्लियस पर हमारे फ्रेडरिक माइखर जी रिसर्च कर रहे थे। काफ़ी तगड़ी रिसर्च चल रही थी WBCs पे फ्रेडरिक माइखर की। फ्रेडरिक माइखर ने देखा कि इस न्यूक्लियस के, WBC के न्यूक्लियस के अंदर कोई केमिकल था। इस केमिकल को, जो केमिकल दिख रहा है, बहुत ज्यादा ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए, हाँ इतना देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ केमिकल्स हैं। उस केमिकल को फ्रेडरिक माइखर जी ने नेम दिया न्यूक्लियन। भूल जाइए सब कुछ जो आपने पढ़ा है 9th-10th में, एक नई शुरुआत करें। डीएनए आरएनए कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी नई शुरुआत हम करा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? न्यूक्लियन सबसे पहले आया, 18th सेंचुरी के आसपास हमारी डिस्कवरी हुई न्यूक्लियन सिस्टम की। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, लेकिन उनका काफी योगदान था, उन्होंने काफी डिस्कवरी करी। उनका नाम मैं बता देता हूँ। उन महान साइंटिस्ट का नाम था अल्टमैन। उनका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन ने काफी मेहनत करी और अल्टमैन ने कहा, जनाब आपने जो ये न्यूक्लियन देखा है, इस न्यूक्लियन में एसिडिक कोई मटेरियल है, कोई एसिडिक मटेरियल है। मैं बता देता हूँ कौन सा एसिडिक मटेरियल था। H3PO4, H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इनको मिला उसे जगह, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, जिस कारण ये मटेरियल एसिडिक था। अल्टमैन ने इसी मटेरियल को नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने कहा, माइखर जी आपने जो डिस्कवर किया है वो बहुत बढ़िया बात है, आपने अच्छी डिस्कवरी करी कि हम लोग को पता चला, लेकिन वो बेसिकली है क्या? वो एसिडिक मटेरियल है। तो अल्टमैन ने उसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। अल्टमैन काफी रिसर्च करते रहे फ्रेडरिक माइखर जी के साथ, और देखा उन्होंने कि जो एक अंदर या मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर की एक रिपीटेड चेन है। छोटे छोटे मॉलिक्यूलर के रिपीटेड चेन, जैसे मोतियों की माला, एक माला में ढेर सारी मोती एक ही जैसी लगी, रिपीटेड हैं। ऐसे ही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमें मिले, और उस मॉलिक्यूल को अल्टमैन ने, न्यूक्लिक एसिड तो था ही, एक सिंगल से मॉलिक्यूल को उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। उस सिंगल से मॉलिक्यूल को नाम दिया न्यूक्लियोटाइड। चलो भाई, रिसर्च और आगे बढ़ी, रिसर्च और आगे बढ़ी, तो न्यूक्लियोटाइड के भी 3 पार्ट्स दिखाई पड़े। रिसर्च है, धीरे धीरे चल रहा है रिसर्च।
यानी कहानी सुनिएगा, मैं आपसे अगर पूछूं बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या है तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। मैं पूछूं बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या है तो आप बताएंगे सर न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। कौन कौन से मॉलिक्यूल थे? सबसे पहला मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं पेंटोज शुगर। सबसे पहला मॉलिक्यूल पेंटोज शुगर। सेकेंड मॉलिक्यूल बेटा बना हमारा नाइट्रोजीनस बेस। बेटा थर्ड मॉलिक्यूल हमारा बना फॉस्फोरिक एसिड। तीन मॉलिक्यूल मिले पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और तीन मॉलिक्यूल ने जुड़ करके बनाया एक मॉलिक्यूल, वो बना न्यूक्लियोटाइड और कई सारे न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर के बनाया न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ एक केमिकल था और वो केमिकल न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर था। नाइट्रोजीनस बेस थी, पेंटोज शुगर था, फास्फोरिक एसिड थी। तीन चीजें जुड़ करके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। तीन लोग की साझे की खेती है। अब बेटा ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड जब लग जाते हैं ना तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। मोतियों को हमारा ध्यान में रखिए, बस सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड समझ में आया। अभी क्या था? फ्रेडरिक फाइकर ने डिस्कवर किया था, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नेम दिया था और देखा था कि न्यूक्लिक एसिड 3 मॉलिक्यूल से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। तो ये जो हमारे महान वैज्ञानिक थे, भाई साहब से मुलाकात कराते हैं आपकी, जो हमारे वैज्ञानिक महोदय है, ये देखिए फ्रेडरिक फाइकर थे। वाटसन एंड क्रिक ने इसके मॉडल को डिफाइन किया था कि अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए इसको तो मॉडल पे तो सबसे पहले हमारे रोजर एंड फ्रैंकलिन और इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था, एक्सरे के थ्रू देखने की कोशिश करी थी। बाद में फिर वाटसन एंड क्रिक ने ज्यादा श्रेय ले लिया था क्योंकि मेहनत इनिशियल दोनों की ज्यादा थी, लेकिन अब मौके की बात थी, जो भी उस समय का पॉलिटिक्स रहा हो, वाटसन एंड क्रिक के ऊपर श्रेय ज्यादा गया कि डिस्कवर करने, मॉडल डिफाइन करने वाले, स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले वाटसन एंड क्रिक थे। फ्रेडरिक फाइकर ने डिस्कवरी की लेकिन स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया था। अल्टमैन को तो ही पता नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन जिसने दिया तो बोल दिया भाई स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। लेकिन आज भी ये माना जाता है और कहा जाता है कि डीएनए आरएनए हो। अभी ये समझ में आ रहा होगा ना आपको कि सर न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं तो डीएनए आरएनए बोल रहे हैं। अभी बताएं कि न्यूक्लिक एसिड के ही पार्ट है डीएनए आरएनए, हाँ, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट डीएनए। तो डीएनए आरएनए की डिस्कवरी का श्रेय फ्रेडरिक फाइकर पे ही जाएगा बिकॉज़ वो न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन स्ट्रक्चर देने की बात आएगी तो वाटसन एंड क्रिक का नाम जाएगा, स्ट्रक्चर पे बात आएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं, हम लोगों ने समझ लिया न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से बना था, न्यूक्लियोटाइड से बना था और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना था, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से। अब हम एक एक को समझेंगे, नाइट्रोजनस बेस क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, फास्फोरिक एसिड क्या है। चलो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस को समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन सी चीज ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है? तो मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजनस बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस ये देखिए, थोड़ी सी नीचे रखी जाती है। नाइट्रोजनस बेस, दो तरीके के नाइट्रोजन के बेंजीन रिंग आपको दिखाई पड़ रही है, साफ सुथरी बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके की हुई, एक को नाम दिया गया प्यूरिन, एक को नाम दिया गया पायरीमिडीन। देखिए नाम क्यों दिए जा रहे हैं अलग अलग? देखिए इसका
बेंजीन रिंग, डबल देखो रिंग दिख रहा है, जबकि यहाँ पर सिंगल रिंग है, तो हमने नाम बदल दिया, हमने प्यूरिन दे दिया, लेकिन आपके लिए इसका मतलब नहीं है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कोई ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने रख दिया कि आप देख सके आखिर डिफरेंस क्यों हो जाता है। तो प्यूरिन नाम छोटा काम बड़ा, दो बेंजीन रिंग रखे हैं। पायरिमिडीन नाम बड़ा, केवल एक सिंगल बेंजीन रिंग रखे, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। नाम छोटा, दो बेंजीन रिंग, नाम बड़ा, सिर्फ एक बेंजीन रिंग। अब प्यूरिन में तो हमारे दो तरीके के हो गए, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन 3 टाइप के हुए, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। याद रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और फिर यूरेसिल। तो नाइट्रोजनस बेस दो हो गए, प्यूरिन, पायरिमिडीन, इसमें एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन के पार्ट हो गए, पायरिमिडीन के हो गए साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। क्लियर। एक चीज हमें याद रखनी है कि थायमिन जो होता है वो केवल होता है डीएनए में और यूरेसिल केवल पाया जाएगा आरएनए में। यानी जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, जब पढ़ेंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, तो याद रखना है जब डीएनए बनता है तो वहां पर यूरेसिल नहीं होगा और आरएनए बनेगा तो थायमिन नहीं होगा। क्लियर। चलिए, ये तो हम जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब मैं आपको ले चलता हूं पेंटोस शुगर के बारे में। देखिए पेंटोस शुगर का एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए पेंटोस शुगर। ये कार्बन की पहली पोजीशन, कार्बन की सेकंड पोजीशन, कार्बन की थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये कार्बन का फिफ्थ कार्बन पोजीशन। पेंटोस शुगर है क्या? पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है, मोनोसैकेराइड है, 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन की शुगर थी हमारी पेंटोस शुगर। अब इस शुगर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो 5 पेंटोस शुगर की हम बात कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। पेंटोस शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। दो कार्बन इसमें होते हैं, दो टाइप की मिलती शुगर। ये एक का फार्मूला होता है C5H10O5, जबकि जो दूसरी शुगर होती है उसका फार्मूला होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन देखिए निकल गया, ऑक्सीजन का एक एटम रिमूव हो गया, जबकि यहाँ 5 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन निकल गया और कोई चेंज नहीं होता, बस यही चेंज है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 4 एटम्स हो गए। नाम बदल दिया हमने जो कंप्लीट है नाम पूरा, उसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर राइबोस। और एक ऑक्सीजन निकल गया तो डी लगा दिया आगे, तो बोल दिया डीऑक्सी राइबोस। बस सिर्फ इतना डिफरेंस करना है। तो जब भी हम एक रिंग बनाएंगे, उनका स्कल्टर बनाएंगे पेंटोस शुगर का, तो एक ऑक्सीजन नहीं रखेंगे तो वो डीऑक्सीराइबोस रहेगा, जहां पर पूरे ऑक्सीजन के एटम्स रहेंगे 5, वो राइबोस शुगर रहेगी। दो तरीके की शुगर हो गई, दो चीजों को पढ़ लिया हम लोगों ने, एक नाइट्रोजनस बेस जान लिया, एक पेंटोस शुगर पढ़ लिया। अब बचा क्या, फास्फोरिक एसिड, वो भी देख लो। फास्फोरिक एसिड तो सिंपल सी बात है, उससे कुछ है नहीं, क्या H3PO4 फार्मूला, लेकिन फिर भी स्केलेटन समझ लें उसका। पी रख दीजिए बीच में, O इधर कर दीजिए, OH ये हो गया, OH ये हो गया, OH ये हो गया, ये क्या बन गया आपका, फास्फोरिक एसिड बन गया। H3PO4, H3PO4 ये स्केलेटन बन गया उसका। यानी जब ये तीन चीजें जुड़ी तो एक न्यूक्लियोटाइड बना। तीन चीजों के जुड़ने पर एक न्यूक्लियोटाइड, यानी अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा आप भी समझिएगा। एक न्यूक्लियोटाइड तक कहानी लेके चलनी है हम लोगों को, एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। चलिए, ये बड़ा पेंटोस शुगर हो गई। ये हमारी पेंटोस शुगर आ गई। चलो देखो, HOH, ध्यान से देखिएगा इसको, H OH CH2OH, 5 कार्बन देखिए हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन, 2 3
4, केवल 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। और आपको पढ़ाया है पीछे C5H10O4 है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसका मतलब ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और अगर यहीं पर बेटा एक OH ये रख देते, आप कितने आओगे ऑक्सीजन, 5, तो जब 5 आते बेटा ऑक्सीजन तो आपको पता क्या बन जाता, राइबोज शुगर बन जाती। तो ये डिफरेंस था। चलिए हमने एक पेंटोज शुगर ले लिया, एक नाइट्रोजिनस बेस ले लिया, कोई भी ले लीजिए, आपके पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है, यूरेसिल है। लेकिन अगर जब कभी भी डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी बेटा, ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हम बना रहे हैं अभी, कभी भी अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर आएगा तो हम यूरेसिल नहीं ले सकते, बाकी AGTC कोई भी जुड़ जाएगा इनसे। तो एक नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया बेटा। अब जिस जगह से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है बेटा ना, उस जगह पे जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नंबर 1 कार्बन वाली पोजीशन पे जब नाइट्रोजिनस बेस जुड़ रहा है, वो एडेनिन हो, वो थाइमिन हो, उस जगह पे जो बॉन्ड क्रिएट होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला। अब बेटा रही बात फास्फोरिक एसिड की जोड़ने की, तो बेटा इसी जगह पे हम ऊपर फास्फोरिक एसिड जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ दिया, देखिए P के साथ बॉन्डिंग ये O कर दिया, OH कर दिया बेटा, यहाँ OH कर दिया बेटा, ये कर दिया OH। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये देखिए ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, H2O निकल गया बेटा, हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया बेटा, इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। लेकिन फॉस्फेट के कारण बॉन्ड बन रहा है तो बोल दिया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड भी तो समझ में आ गया। 3 चीजें जब जुड़ी एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हुआ, और हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हजारों मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? आ गई है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आई तो फिर हमें ध्यान दिलाइएगा, कोई दिक्कत हो तो। इस तरीके से हमने एक न्यूक्लियोटाइड को बनाना सीखा। तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएं, कैसे बनाएं फिर से प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, देख लीजिए। क्योंकि मेरा एम है कि आपको समझ में आ जाए, ना कि केवल वीडियो कंप्लीट किया जाए, नहीं, समझना है आपको। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, मेरे साथ ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले आपको लेना है एक नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, क्योंकि बेस पेंटोज शुगर है, पहले पेंटोज शुगर ले लीजिए। चलिए पेंटोज शुगर, इस जगह पे ऑक्सीजन हमारा, ये कार्बन की पहली प्राइम चेन, सेकंड प्राइम चेन, थर्ड प्राइम चेन, फोर्थ। अब क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, H इधर कर दीजिए, OH ऊपर, H इधर, OH ऊपर। याद रखिएगा अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे तो एक ऑक्सीजन तो नहीं रखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये रखा OH, ये रखा H, ये रखा H, ये रखा CH2H। ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर आ गया, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम कम कर देंगे यहाँ पर, तो हम कम ही कर दे रहे हैं, नहीं तो बाद में हमको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब बेटा हम लेना क्या, अच्छा जोड़ना है इसमें हमको, अब जोड़ना है हमको इसमें नाइट्रोजिनस बेस। तो मैंने बोला कि नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो यूरेसिल नहीं लेना, बाकी कोई भी ले लिया। हमने क्या ले लिया, फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे जोड़ा, इस जगह पे बॉन्ड बना, बॉन्ड है, और यहीं से जुड़ गया हमारा क्या, नाइट्रोजिनस बेस। सपोज एडेनिन ले लिया, ये बॉन्ड जुड़ गया, बन गया, ऐसा कर लिया। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई जो आपने जोड़ा है ये क्या बनाया है, ये क्या चीज है, तो आपने कहा सर ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए याद रखेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। क्लियर, पक्का?
अब आपसे पूछेगा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस जगह पे जुड़ रहा है, तो फर्स्ट प्राइम चेन के पास, फर्स्ट प्राइम पे जुड़ रहा है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल जोड़ दिया आपने, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस। अब आ जाइए फास्फोरिक एसिड की बात करें। देखिए मैंने अभी फास्फोरिक एसिड को ऊपर जोड़ा था, मैं नीचे जोड़ के दिखाता हूं आपको कैसे जुड़ता है नीचे। ले लिया P बेटा, P के साथ ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये हो गया OH, H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। लेकिन एक दूसरे से जुड़े कैसे? जुड़ने के लिए बीच में कोई मॉलिक्यूल निकलेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो भाई यहाँ पर फिर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा बेटा हमारा H2, ये भी H2, ये देखिए H2 रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया, वाटर मॉलिक्यूल निकला, हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल हट गया। अब क्या है, अब बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को हमने क्या बोला था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड। आ गया समझ में? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एक चीज बताई मैंने, जैसे कि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूं, है ना, नॉट टीचर, टीचर क्यों बोलूं, बहुत चीज बड़ी है बायोलॉजी, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ जैसे कि हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इतना काफी है। इतने में कई लोगों के पसीना छूट गया, अरे यार केमिस्ट्री कहाँ से लिया, यहाँ पर पूरा पूरा केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की जरूरत इसलिए पड़ी यहाँ पर, इतना समझाना पड़ा कि आप उस डेप्थ को समझ पाओ। जैसा कि हम अपने लेक्चर के स्टार्टिंग से पहले आपसे बात करते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको वो आपके लिए अच्छा होगा, और डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो आप डेप्थ में अगर आप कंपटीशन क्लासेस लेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में और न्यूक्लियोटाइड के बारे में इतना बताया जाएगा आपको, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल रहा है हमारे चैनल साउथ सिटी पे। क्लियर? तो भाई थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको साथ में, आपने इतना कर लिया कार्यक्रम। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूक्लिक एसिड तो समझ गए सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब ध्यान रखना बेटा कि ऐसे हजारों मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, खासकर जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए। अब देखिए जिसमें डीऑक्सीराइबोस हो गया शुगर, तो क्या बोलोगे आप, डीएनए। जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया वहीं से बन गया डीएनए। मतलब क्या होता है डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कब, जब न्यूक्लिक एसिड की चेन में लगे हुए हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब यही बेटा अगर राइबोस शुगर लगा होता, केवल राइबोस शुगर लगी होती, यानी यहां पर अगर हम एक ओ बढ़ा लेते तो ये राइबोस शुगर हो जाती, तो बेटा बोल देते इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बन जाता हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। कब बन जाता, जब राइबोस शुगर होती है। अभी डीऑक्सीराइबोस है, अब अगर ओ लगा है, ओ का ऑक्सीजन एटम है तो राइबोस शुगर हो जाएगी। ठीक है, अब जो चेन बनेगी आरएनए बनेगी। तो यही हो गया टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी आपने एक पॉइंट और खत्म कर लिया, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हुए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर। तो अगर चेन में राइबोस शुगर लगे हुए सारे तो वो डीएनए आरएनए बनेगा, और अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर लगी हुई है तो वो डीएनए बनेगा। यही डिस्कवर किया था फ्रेडरिक माइकर ने। फ्रेडरिक माइकर ने न्यूक्लिन बोल करके, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड बोल करके पब्लिक को, दुनिया को ज्ञान दिया कि हाँ कोई चीज है इसके अंदर। लेकिन बस
अब वाटसन एंड क्रिक क्यों आ गए, फ्रोजन एंड फ्रैंकलिन क्यों आ गए, विल्किंस क्यों आ गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चालू किया। फ्रेडरिक माइकर ने बता दिया, फिर खोजने में चालू हो गए, इसलिए उन साइंटिस्टों का भी नाम आया, फिर उन्होंने ये सब स्ट्रक्चर बताना चालू किया कि ये ऐसे बना है, ये मॉलिक्यूल ऐसे बना हुआ है ना? समझ गए बात को? तो डिस्कवरर तो माने जाएंगे हमेशा फ्रेडरिक माइकर, लेकिन जब बात आएगी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को किसने बताया, आरएनए के स्ट्रक्चर को किसने बताया, तो फिर वाटसन एंड क्रिक का नाम आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? गुड। चलिए, आपने एक टॉपिक न्यूक्लिक एसिड वाला फेस किया, अच्छे से समझ लिया। कुछ खास टर्म्स आपको बताना चाहूंगा इन्हीं के बारे में। चलिए देखते हैं, कुछ खास टर्म्स हमारे तिजोरी में है, बात करते हैं। अब देखिए, अब आप कुछ टर्म बताया जा रहे हैं। 5174 बैक्टीरियोफेज होता है, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड की चेन्स। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा हैज, भगवान कितना ज्यादा, 48,502 बेस पेयर का न्यूक्लिक एसिड होता है, गजब की बात है। ई कोलाई में 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। ये थोड़ा याद करना, ये दोनों बहुत एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा इनको, लेकिन हाँ ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं? बेस पेयर मतलब बेटा वही बेस पेयर, इधर एडेनिन इधर थायमिन, ये बेस पेयर डीएनए बताऊंगा। 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर पाया था। और ह्यूमन बेटा पाया जाता है बेस पेयर हैप्लॉइड लिखना। देखिए हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, आपका जब क्रोमोसोम डिप्लॉयड होती है, सेल डिप्लॉयड होता है, 12 लिखते हैं। 12 का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, और जब आपके स्पर्म बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? 23। यहाँ क्या लिखते हैं? 23। तो कह रहा 23 अगर हम डीएनए ले लें, यानी हैप्लॉइड कंटेंट आपके ह्यूमन में, तो डीएनए की लेंथ जो होती है 3.3 × 10⁹ होगी, और ये डिप्लॉयड में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होती है। डबल कर दिया, 6.6 ये हैप्लॉइड में है, और डिप्लॉयड में होगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। इस पे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, और इसी से डिफाइन किया गया हमारे डीएनए की लेंथ। तो ये तो एक जनरल नॉलेज की बात थी, यहाँ पर आपको लिए याद कर लीजिएगा। हैप्लॉइड कंटेंट है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, डिप्लॉयड कंटेंट है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। क्लियर? ये ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते देखते हैं अब हमारे पास क्या है कंटेंट में। चलिए डीएनए के बारे में थोड़ा समझने, क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, पहले डीएनए के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये लगा हुआ बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये फॉस्फेट बॉन्ड है, लगे हुए दो के बीच में, ये फॉस्फेट बॉन्ड, ये फॉस्फेट बॉन्ड। अब देखिए दो डीएनए में एक चेन चल रही है, अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। अब सवाल आता है 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है? बड़ा याद करिए, मैंने अभी फास्फोरिक एसिड को जोड़ा था कहां पर? कार्बन की 5th पोजीशन पे, CH2OH पे, तो वो बन गया 5। और नीचे बेटा देखो मैं जोड़ के दूसरा दिखाया था, किस कार्बन जोड़ा था? 3rd प्राइम वाले पे जोड़ा था ना। तो इसलिए इस चेन को बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन। और डीएनए में दो चेनें होती है, जस्ट इसी की एंटी पैरेलल चेन और होती है। वहां पे जो होता है वो क्या, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ चेन चलती है, दो अपोजिट चेन्स हैं। एंटी पैरेलल चेन है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल चेन्स, याद रहेगा। चलिए डीएनए में बेस 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, पेयर है, आप देख रहे हैं, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है बेटा, पगलाइएगा नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन्स है, एक चेन ये जा रही है, एक चेन ये जा रही है, क्वाइल्ड हो गई है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों। ए टी के बराबर होगा, यानी ए टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अगर साइटोसिन आ जाएगा तो साइटोसिन के साथ हमेशा जुड़ता क्या, ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये याद रखने की बात है। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पाइरिमिडीन, दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जाइए। बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए इज फाउंड एंड शुगर एंड फॉस्फेट। बेटा ये तो बीच में हमारे बेस पेयर है ना, कोई दिक्कत, हमारे बेस पेयर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीका किस पे पूरा टीका है हमारा, पेंटोज शुगर वाला है और फॉस्फेट पे।
इसी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, हमने बोला शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये बन गई आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बीच में है क्या हमारे बेस पेयर्स है। एंटी पैरेलल चेन मैंने बता ही दिया, एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम चलती है तो दूसरी 3 प्राइम, यानी इधर 5th कार्बन पे फास्फोरिक एसिड है, फिर नीचे 3rd पोजीशन पे, उधर 3rd पे पहले जुड़ेगा फिर 5th पे जुड़ेगा, तो वो चेन बन जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बहुत याद रखने वाली बात है बेटा कि किस प्राइम पे कौन सी चेन जुड़ेगी। एंड इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जो चारगाफ जी साहब भी थे, एक बात उन्होंने हमें बताई, चारगाफ जी ने क्या बताया हमको, चारगाफ ने ये बताया इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी, जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। एडेनिन थाइमिन के बराबर होगी, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगी, क्योंकि ए है तो टी है, जी है तो सी है। फिर उन्होंने बताया a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, या फिर a प्लस जी ऑब्लिक टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, मैथमेटिकल दिया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो था हमारा न्यूक्लिक एसिड आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के साथ हमने अपने डीएनए को भी जाना। डीएनए में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर है, वही कॉइल्ड रहता है, तो हम उसे स्ट्रैंड के फॉर्म में देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ लिया, फ्रेडरिक माइकर ने डिस्कवर किया, आपने इतने साथ दिया मेरा कि लेक्चर को पूरी तरीके से देखा। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, और हम आपके लिए टॉपिक वाइज लेक्चर कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। बस शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।